हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी। और बच्चों, क्या हालचाल हैं? तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और लास्ट लेक्चर में बच्चों हम पढ़ चुके थे बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर के बारे में। आर्की बैक्टीरिया हमने पढ़ लिया था और यू बैक्टीरिया में बैक्टीरिया की स्ट्रक्चरल जितने भी पार्ट हैं वो हम पढ़ चुके थे। और आज हम पढ़ेंगे बच्चों बैक्टीरिया के लाइफ प्रोसेसेस। तो देखते हैं बैक्टीरिया लाइफ प्रोसेसेस। बच्चों, बैक्टीरिया के अंदर जो मेन लाइफ प्रोसेस हैं वो रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, उसके अंदर रिप्रोडक्शन, ये सब आते हैं। उसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर रेस्पिरेशन। तो बच्चों, रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या होती है ये हम आप सबको पता है कि रेस्पिरेशन वो प्रोसेस होती है जिसके थ्रू ऑर्गेनिज्म जो है वो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी बनाता है। ठीक है बच्चों, तो एटीपी फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है यहाँ पे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट को ब्रेक करके, वो दो टाइप की हो सकती है बच्चों, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। और बच्चों, यदि मेन डिफरेंस की बात करते हैं तो एरोबिक रेस्पिरेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें आपको पता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एटीपी का सिंथेसिस होता है और रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो होते हैं वो ब्रेक होते हैं। तो वो बैक्टीरिया जो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं बच्चों, उनको एरोबिक बैक्टीरिया बोल देंगे। और जो बैक्टीरिया एनारोबिक रेस्पिरेशन करेंगे उनको हम क्या बोल देंगे? एनारोबिक बैक्टीरिया। अब बच्चों, एरोबिक बैक्टीरिया भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है ऑब्लिगेट एरोबिक। बच्चों, ऑब्लिगेट वर्ड का मीनिंग यहाँ पर होता है कंपलसरी। जो कंपलसरीली एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहा है, इसका मतलब क्या होता है बच्चों कि यदि ऑक्सीजन नहीं होगी तो क्या होगा? बैक्टीरिया मर जाएगा। ऐसे ही फैकल्टेटिव एनारोबिक। फैकल्टेटिव बच्चों होता है ऑप्शनल, यानी नॉर्मली तो बैक्टीरिया एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहा है, बट यदि एनारोबिक कंडीशन आ जाए तो ऑप्शनली वो एनारोबिक रेस्पिरेशन पे स्विच कर लेता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन करना स्टार्ट कर देता है। तो बच्चों, ऑब्लिगेट एरोब के कुछ एग्जाम्पल जैसे एजोटोबैक्टर, बैसिलस सब्टिलिस। फैकल्टेटिव एनारोब के एग्जाम्पल बच्चों स्यूडोमोनास, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। इसके बाद में बच्चों नेक्स्ट देखिए आप एनारोबिक बैक्टीरिया। एनारोबिक बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में रेस्पिरेशन कर रहे हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन कर रहे हैं। ये भी दो टाइप के हो सकते हैं। कौन कौन से? एक होता है ऑब्लिगेट एनारोब। ऑब्लिगेट एनारोबिक बैक्टीरिया मतलब क्या? कंपल्सरीली एनारोबिक रेस्पिरेशन करेंगे। यदि इनको ऑक्सीजन दिया जाता है तो एरोबिक कंडीशन में क्या होता है? इनकी डेथ होने लग जाती है। और इसका एग्जाम्पल है बच्चों क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। और बच्चों, फैकल्टेटिव एनारोब अगेन ऑप्शनल। फैकल्टेटिव एरोब ऑप्शनल। एरोबिक मतलब नॉर्मली तो एनारोबिक रेस्पिरेशन करेंगे, बट यदि ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो उस टाइम पे ये एरोबिक रेस्पिरेशन भी कर सकते हैं। तो बच्चों इसके एग्जांपल में मोस्टली जो फर्मेंटेशन वाले बैक्टीरिया होते हैं वो आ जाते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस वगैरह। और एसिडोबैक्टर एसिटाई जो होगा बच्चों वो इसका एक्सेप्शन है। बाकी मोस्टली फर्मेंटिंग बैक्टीरिया जो होते हैं या फर्मेंटेशन बैक्टीरिया जो होते हैं वो फैकल्टेटिव एरोबिक होते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद में हम देखते हैं बच्चों न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। आखिर बैक्टीरिया के अंदर न्यूट्रिशन किस टाइप से होता है? तो बच्चों, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया जो होते हैं वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं? वो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। और हेट्रोट्रॉफिक में भी कौन से? सेप्रोफाइटिक। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉफिक और सेप्रोफाइटिक। ठीक है बच्चों, बट बैक्टीरिया में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी होता है। तो बच्चों, बैक्टीरियल न्यूट्रिशन को हम किस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं? बैक्टीरियल न्यूट्रिशन को हम मेनली दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पर। एक होता है ऑटोट्रॉफिक और एक होता है हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया बच्चों जो है वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करेंगे। हेट्रोट्रॉफिक जो होंगे जो अपने फूड के लिए डिपेंडेंट होंगे किसके ऊपर? दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर। और जो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं बच्चों, इसको हम आगे 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये होते हैं सेप्रोफाइटिक, जो कि मोस्ट कॉमन मेथड है न्यूट्रिशन का। सेप्रोफाइटिक डेड डिकेड ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसको ये डाइजेस्ट करके और वहाँ से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। सेप्रोफाइटिक के बाद में बच्चों पैरासाइटिक बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया जो होते हैं वो पैरासाइटिक भी होते हैं और होस्ट से अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं। और कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं बच्चों वो सिम्बायोटिक की कैटेगरी में भी आते हैं, जो होस्ट पे प्रेजेंट है, अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर रहे हैं, लेकिन होस्ट को हार्म नहीं पहुंचाते, बल्कि दोनों को म्यूचुअली बेनिफिट होता है। तो उसको बोलते हैं हम सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। ठीक है बच्चों, अब बच्चों ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो है उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है फोटो ऑटोट्रॉफ और एक होता है बच्चों कीमो ऑटोट्रॉफ। तो फोटो और कीमो ऑटोट्रॉफ में क्या डिफरेंस होगा बच्चों कि फोटो ऑटोट्रॉफ जो लाइट एनर्जी को यूज़ करके अपना फूड बनाते हैं, यूज सनलाइट टू फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड। और कीमो ऑटोट्रॉफ जो होते हैं बच्चों वो केमिकल एनर्जी को यूज़ करते हैं, केमिकल ऑक्सीडेशन की एनर्जी को यूज़ करते हैं और अपना फूड प्रिपेयर करते हैं।
ठीक है बच्चों, यहाँ पे फोटो ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया जो होते हैं उनको हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। वो टाइप होते हैं फोटो लिथोट्रॉफ एंड फोटो ऑर्गेनोट्रॉफ। ठीक है बच्चों, तो फोटो लिथो और फोटो ऑर्गेनोट्रॉफ ऐसे दो टाइप में हम डिवाइड कर सकते हैं। ये किस बेसिस पे है कि बच्चों फोटो लिथोट्रॉफ बैक्टीरिया जो होंगे वो इनके अंदर प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन डोनर जो होता है बच्चों वो होता है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो बच्चों जैसे जैसे हम बात कर सकते हैं कि नॉर्मली जो प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है उसमें H2O जो होता है वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डोनर का काम करता है, लेकिन जैसे सल्फर बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर मोस्टली H2S जो है वो एज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डोनर का काम करेगा। तो यदि इनऑर्गेनिक कंपाउंड इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डोनर का काम कर रहा है तो वो बैक्टीरिया किस कैटेगरी में आएंगे? फोटोलिथोट्रॉफ की कैटेगरी में आएंगे। यदि प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन डोनर यदि बच्चों क्या हो? ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, तो उस केस में हम उसको क्या बोल देते हैं? फोटो ऑर्गेनोट्रॉफ। ठीक है बच्चों, फोटोलिथोट्रॉफ जो है वो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया हो सकते हैं। फोटो ऑर्गेनोट्रॉफ जो है वो पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया एंड ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया हो सकते हैं। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया जो होंगे बच्चों उनके अंदर पर्पल कलर के लिए जो रेस्पॉन्सिबल पिगमेंट होता है वो होता है बैक्टीरियो परप्यूरिन, इसको हम बैक्टीरियो क्लोरोफिल भी बोलते हैं बच्चों। और ग्रीन सल्फर के अंदर बैक्टीरियो विरिडिन जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। ऐसे ही पर्पल नॉन सल्फर अगेन बैक्टीरियो परप्यूरिन होगा और ग्रीन नॉन सल्फर में बैक्टीरियो विरिडिन जो है वो एज फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होगा। ठीक है बच्चों, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डोनर की बात हमने करी ली है यहाँ पे कि फोटो ऑर्गेनोट्रॉफ में ऑर्गेनिक कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आता है और फोटोलिथोट्रॉफ में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से आता है। ठीक है बच्चों, तो न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया जो है उसमें जो ऑटोट्रॉफिक में भी फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है वो हमने देख लिया। अभी हम देखते हैं आगे कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। कीमो ऑटोट्रॉफ या कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ जो होते हैं बच्चों, ये क्या होते हैं? ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनके अंदर लाइट एनर्जी जो है दीज आर नॉन फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, दैट इज फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो होते हैं वो इनके अंदर एब्सेंट होता है, क्योंकि ये लाइट एनर्जी को यूज़ करके इलेक्ट्रॉन एमिट करके इस तरीके से फूड नहीं बना रहे, बल्कि क्या करते हैं ये कुछ केमिकल को ऑक्सीडाइज करते हैं और उससे जो एनर्जी रिलीज़ होती है, यानी केमिकल ऑक्सीडेशन की से जो एनर्जी रिलीज होती है, केमिकल एनर्जीज ऑब्टेन फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसको ये यूज़ करते हैं किसके लिए? अपना फूड सिंथेसिस करने के लिए। ठीक है बच्चों, तो इसको हम फॉलोइंग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, कीमोलिथो एंड कीमो ऑर्गेनो। बच्चों यहाँ पे फिर से कीमोलिथोट्रॉफ का मतलब क्या होगा? लिथो वर्ड जो होगा यहाँ पे इनऑर्गेनिक कंपाउंड के ऑक्सीडेशन से वो एनर्जी गेन करते हैं जिससे वो फूड बनाते हैं। इसमें कौन कौन आ सकते हैं? आयरन बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या करते हैं? Fe+2 को Fe+3 में कन्वर्ट करते हैं, जो एनर्जी रिलीज होती है उससे फूड सिंथेसिस करते हैं। एग्जाम्पल है फेरोबैसिलस, लेप्टोथ्रिक्स। ऐसे बच्चों सल्फर बैक्टीरिया जो हैं वो H2S को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं और फूड सिंथेसिस कर रहे हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा बच्चों थायोबैसिलस, बेजिएटोआ। कार्बन बैक्टीरिया बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड को CO2 में कन्वर्ट कर रहे हैं, जो एनर्जी उसको ऑक्सीडाइज करने पे जो एनर्जी मिलती है उससे फूड बनाते हैं। बेसिलस, ओलिगोकार्बोफिलस, तो ये कार्बन बैक्टीरिया होते हैं। और देखते हैं बच्चों नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो अमोनिया को ऑक्सीडाइज करते हैं और जो एनर्जी मिलती है उससे अपना फूड सिंथेसिस करते हैं। तो नाइट्राइट बैक्टीरिया जिसके अंदर अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं। एग्जाम्पल है नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। नाइट्रेट बैक्टीरिया नाइट्राइट को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं और एग्जाम्पल है नाइट्रोबैक्टर एंड नाइट्रोसिस्टिस। तो बच्चों ये ज़रूर से नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के लिए ध्यान रखना कि ये कीमो ऑटोट्रॉफ है और इनके एग्जाम्पल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन बैक्टीरिया बच्चों, हाइड्रोजन बैक्टीरिया वो होंगे जो हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करेंगे, वाटर बनाएंगे और फूड सिंथेसिस करेंगे। बेसिलस, पेंटोट्रॉफस और हाइड्रोजिनोमोनास बच्चों कैसे हैं? वो हाइड्रोजन बैक्टीरिया हैं। ऐसे ही बच्चों जो कीमो ऑर्गेनोट्रॉफ होते हैं वो क्या करते हैं? वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे मिथेन है, मिथेन को ऑक्सीडाइज करेंगे, जो एनर्जी मिलेगी उससे फूड बनाएंगे। तो मिथेनोमोनास जो है वो एग्जाम्पल हो जाएगा किसका? कीमोलिथोट्रॉफ का। ठीक है बच्चों,
और अब कीमो ऑर्गेनोट्रॉफ का। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट बैक्टीरिया के टाइप ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफ्स। तो बच्चों हेट्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं? जो अपना फूड जो है वो खुद सिंथेसाइज नहीं करे, बट दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। एंड मेन 3 कैटेगरीज आर सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया, पैरासाइटिक बैक्टीरिया एंड सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। ठीक है बच्चों, सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया सबसे मेन डेड डिकेड मटेरियल के ऊपर ग्रो करेंगे। अब यहाँ पर भी 2 टाइप होते हैं बच्चों, ऑब्लिगेट सेप्रोफाइट एंड फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट और फैकल्टेटिव पैरासाइट। बच्चों ऑब्लिगेट सेप्रोफाइट मतलब कि कंपल्सरीली ये जो है वो डेड डिके मटेरियल जो है उसके ऊपर ही ग्रो करेंगे, वहीं से अपना फूड ऑब्टेन करेंगे। एग्जांपल बेसिलस वल्गैरिस, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। एंड फैकल्टेटिव पैरासाइट मतलब नॉर्मली तो सेप्रोफाइटिक हैं बट पैरासाइटिक कंडीशन में भी ग्रो कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसके कुछ एग्जांपल होते हैं जैसे स्यूडोमोनास, स्टेफाइलोकोकस। बच्चों स्टेफाइलोकोकस जो होता है वो नॉर्मली जो है वो एज सेप्रोफाइट प्रेजेंट होता है, बट ये कहीं पे यदि हमको वुंड हो जाता है, इंजरी हो जाती है, तो वहाँ पर भी ग्रो कर सकते हैं और पस फॉर्मेशन का काम करते हैं। स्टेफाइलोकोकस को हम पस फॉर्मिंग बैक्टीरिया भी बोलते हैं। पैरासाइटिक बैक्टीरिया, ये बच्चों पैरासाइटिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो होस्ट के ऊपर अटैच्ड हैं और उनसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं और बदले में होस्ट जो है उसको हार्म भी पहुंचाते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया को हम पैरासाइटिक बैक्टीरिया कहते हैं। और ये भी 2 टाइप के होंगे, कौन कौन से? ऑब्लिगेट पैरासाइट एंड फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट। बच्चों ये भी सेम कंसेप्ट क्या कि यदि कंपल्सरीली पैरासाइट ही है तो जैसे माइकोबैक्टीरियम लेप्री, ये क्या है? ये कल्चर मीडियम में ग्रो नहीं करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये कोच पोस्टलेट का एक्सेप्शन भी होता है बच्चों। और फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट क्या होते हैं? वो बैक्टीरिया जो नॉर्मली तो पैरासाइट की फॉर्म में होते हैं, बट यदि पैरासाइट नहीं मिलेगा तो वो ग्रो कर सकते हैं मीडियम पे भी। जैसे एग्जांपल हो जाएगा क्या? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है बच्चों। और सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जो ऑर्गेनिज्म के अंदर, होस्ट के अंदर है और उनको बेनिफिट प्रोवाइड करता है, दोनों को बेनिफिट होता है म्यूचुअली। जैसे राइजोबियम जो है वो क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है होस्ट के अंदर, तो होस्ट को नाइट्रोजन अवेलेबल करवाता है और बदले में खुद को भी बेनिफिट होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट प्रोसेस देख रहे हैं बच्चों हम रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू देमसेल्व्स। तो बैक्टीरिया भी अपने जैसे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है, मेनली किस मेथड से बच्चों? मेनली बाय एसेक्सुअल मेथड, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर ट्रू सेंस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एब्सेंट होता है। मतलब क्या है बच्चों? मतलब ये है कि बैक्टीरिया जो है वो गैमीट नहीं बना रहा है, फ्यूजन ऑफ गैमीट नहीं हो रहा है, जाइगोट नहीं बन रहा है, तो ऐसी सब प्रोसेस नहीं होती है। इसका मतलब क्या? उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। तो फिर क्या वेरिएशन कैसे आते हैं? एक्चुअल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मिलती जुलती एक प्रोसेस होती है जो सिमिलरिटी शो करती है किससे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। उसको हम क्या बोलते थे बच्चों? इसको बोलते हैं सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन। और बच्चों ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसको हम पैरासेक्सुअल जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी बोलते हैं। तो बच्चों हम देखेंगे डिटेल में। सबसे पहले हम देखते हैं किसके बारे में? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बच्चों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो बाइनरी फिजन के थ्रू डिवाइड करते हैं और अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज करते हैं। यदि हम बात करें कि बैक्टीरिया को नॉर्मली डिवाइड करने में कितना टाइम लगता है, यदि सब कुछ फेवरेबल कंडीशन है तो अराउंड 20 मिनट में बाइनरी फिजन से वो डिवाइड करता है। और ये बाइनरी फिजन के अलावा कुछ बैक्टीरिया के अंदर अदर मेथड्स भी होते हैं बच्चों, जैसे एसेक्सुअल स्पोर्स बनाना, स्पोरेंजियोस्पोर, ओइडिया, कोनिडिया एंड एंडोस्पोर्स। ठीक है बच्चों, तो ये जो ओइडिया, कोनिडिया है, स्पोरेंजियोस्पोर है, तो बच्चों आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो फंजाई के अंदर जो रिप्रोडक्शन है उसके मेथड है, तो फिर आखिर बैक्टीरिया कैसे? तो बच्चों याद रखना कि बैक्टीरिया में एक्टिनोमाइसीट्स जो होते हैं उनके अंदर ये मेथड प्रेजेंट होता है। और एक्टिनोमाइसीट्स जो है उनको हम रे फंजाई बोलते हैं, वो एक्चुअल में फंजाई से सिमिलरिटी शो करते हैं। ठीक है बच्चों, तो फिर इसके बाद में यदि हम बाइनरी फिजन की बात करें कि बैक्टीरिया बाइनरी फिजन के थ्रू डिवाइड करता है, तो इनका ग्रोथ कर्व कैसा आना चाहिए बच्चों? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व आना चाहिए। लेकिन हम क्या देखते हैं कि बैक्टीरिया इनिशियली ग्रो तो करता है एक्सपोनेंशियली, बट ग्रेजुअली इसका ग्रोथ जो है वो कम होता जाता है और अल्टीमेटली स्टॉप हो जाता है। और बच्चों उसका रीज़न क्या होगा? बैक्टीरिया जो है वो अनलिमिटेड टाइम तक उस कल्चर मीडियम में ग्रो नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि या तो स्पेस की इसका शॉर्टेज हो जाएगी, या न्यूट्रिएंट ख़त्म हो जाएगा, या वेस्ट प्रोडक्ट का एक्यूमुलेशन हो जाएगा।
और या फिर कुछ ऐसे बैक्टीरियोफेज वहाँ पर अटैक कर दे जिससे बैक्टीरिया जो है वो डिस्ट्रॉय होने लग जाए। तो इन सब की वजह से स्टार्टिंग में तो बहुत रैपिड ग्रोथ होती है, उसके बाद धीरे धीरे ये कांस्टेंट हो जाता है, ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो अब देखते हैं बच्चों कि बाइनरी फिजन जो होता है वो क्या होता है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड अंडर फेवरेबल कंडीशन। जब फेवरेबल कंडीशन होती है तो उस टाइम पे बैक्टीरिया सबसे जल्दी इससे डिवाइड करता है। और इस टाइप के डिवीज़न में बच्चों होता क्या है, इस टाइप के डिवीज़न में बैक्टीरिया जो है वो अपने जो मीजोसोम होता है, मीजोसोम का डुप्लीकेशन करता है। मीजोसोम डुप्लीकेशन, कौन सा वाला मीजोसोम बच्चों? जो सेंट्रल मीजोसोम हमने पढ़ा था वो डीएनए रेप्लिकेशन और सेल डिवीजन में हेल्प करता है, तो मीजोसोम का डुप्लीकेशन होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है बच्चों, डीएनए रेप्लिकेशन। और बच्चों ये जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है इसको एक्सप्लेन करने के लिए जो कंसेप्ट है वो केर्न ने दिया था, उसको हम बोलते हैं थीटा मॉडल ऑफ केर्न। तो केर्न ने बताया था कि किस तरीके से डीएनए रेप्लिकेशन जो है बैक्टीरिया में वो बायडायरेक्शनल होता है और थीटा लाइक स्ट्रक्चर बनती है। और उसके बाद में क्या होगा, पहले डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ, फिर साथ साथ में मीजोसोम जो है वो डुप्लीकेट होने लग जाता है, मीजोसोम 2 हो जाते हैं और मीजोसोम के बीच में जो मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ फोल्डिंग बनाता है और धीरे धीरे बीच में सेल वॉल का सिंथेसिस होता है जिसको हम बोलते हैं क्रॉस वॉल फॉर्मेशन। तो ये तीनों चीज़ें होती है बच्चों किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर। स्टेप 1 लेकिन इसमें डीएनए रेप्लिकेशन से स्टार्ट होगा, देन मीजोसोम का डुप्लीकेशन होगा और देन क्रॉस वॉल फॉर्मेशन होगा। तो इस तरीके से ये इवेंट्स जो हैं वो होते हैं। और जो एक पेरेंट बैक्टीरिया होता है वो दो डॉटर बैक्टीरिया में डिवाइड हो जाता है। ठीक है बच्चों, और ये जो सेल डिवीजन का टाइप होगा इसको हम क्या बोलेंगे, एमाइटोटिक सेल डिवीजन। क्यों? क्योंकि इसके अंदर स्पिंडल फॉर्मेशन जो है ये ऐसा सब एब्सेंट होता है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों एंडोस्पोर्स। एंडोस्पोर क्या होता है बच्चों? एंडोस्पोर होते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में बनने वाले स्पोर जो कि नॉर्मली बेसिलस, रॉड शेप बैक्टीरिया जो होंगे, क्लॉस्ट्रीडियम, इनके अंदर रॉड शेप बैक्टीरिया जो होते हैं उनके अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। और बच्चों एक बैक्टीरिया में नॉर्मली एक ही एंडोस्पोर जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है बच्चों, एंडोस्पोर के अंदर होता क्या है कि जी बैक्टीरिया जो होता है वो अपने अंदर साइटोप्लाज्म को थिक कवरिंग के थ्रू कवर कर लेता है, कुछ थोड़े साइटोप्लाज्म को और जेनेटिक मटेरियल को, रेस्ट ऑफ द पार्ट इसका डेड हो जाता है। तो जो बेसिलाई होता है उसमें एक ऐसा बल्ज बन जाता है जिसके अंदर थिक कवरिंग में थोड़ा सा जेनेटिक मटेरियल और थोड़ा सा साइटोप्लाज्म जो है वो बचा हुआ रह जाता है। इस एंडोस्पोर को बचाने के लिए इसके कॉर्टेक्स में होता है एक स्पेशल केमिकल कैल्शियम डाइपिकोलिनिक एसिड जो इसको हार्श कंडीशन से बचाता है। बच्चों कैल्शियम डाइपिकोलिनिक एसिड जो इसको एंटीकोगुलेंट के फॉर्म में यूज़ भी करते हैं। ठीक है बच्चों, तो एंडोस्पोर समझ गए आपकी अनफेवरेबल कंडीशन में बनेगा, रॉड शेप बैक्टीरिया में होगा, एक बैक्टीरिया में नॉर्मली एक ही एंडोस्पोर बनते हैं और सेंट्रल या टर्मिनल पोजीशन पे हो सकता है। और इसके कॉर्टेक्स में जो केमिकल है जो इसको प्रोटेक्ट करता है हाई टेम्परेचर और हार्श कंडीशन से, वो होता है कैल्शियम डाइपिकोलिनिक एसिड। ठीक है बच्चों, इसके बाद में देखते हैं बच्चों हम पैरासेक्सुअल जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जो होता है बच्चों क्या होता है कि बैक्टीरिया जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो कर नहीं रहा, तो फिर कौन सा मेथड है, प्रिमिटिव मेथड है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से सिमिलैरिटी शो करता है और इसके अंदर जो दो बैक्टीरिया होते हैं उनके बीच में जेनेटिक मटेरियल जो है उसका एक्सचेंज हो जाता है। तो बच्चों सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन जो पैरासेक्सुअल जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जो है उसके 3 मेन मेथड्स होते हैं। कौन कौन से मेथड है बच्चों? वो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन एंड ट्रांसडक्शन। एक एक करके डिटेल में देखते हैं बच्चों। सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर एक्सपेरिमेंट जो है वो सबसे पहले किया था बच्चों किसने? ग्रिफिथ ने। ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट जो है ग्रिफिथ ने किया था किसके ऊपर? डिप्लोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया के ऊपर। और बच्चों ये उस टाइम की बात है जब जेनेटिक मटेरियल जो है उसकी डिस्कवरी चल रही थी। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट जो है बच्चों ये आप 12th क्लास में भी पढ़ते हैं जेनेटिक्स वाले चैप्टर में। तो यहाँ पर क्या होता है देखिए, यहाँ पर क्या होता है कि ग्रिफिथ ने अपने एक्सपेरिमेंट में स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी के 2 स्ट्रेन लिए। कौन कौन सा? एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन। और क्या देखा उन्होंने कि यदि डेड एस स्ट्रेन होता है तो उसका डीएनए आर स्ट्रेन में एंटर हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें डोनर सेल जो है उसका डीएनए का पीस मीडियम में से ट्रांसफ़र हो जाता है किसके अंदर? रेसिपिएंट के अंदर। जो रेसिपिएंट बैक्टीरिया होगा उसके अंदर वो अपटेक कर लेगा किसको? डीएनए के पीस को और अपने डीएनए से इंटीग्रेट करके ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, कुछ नई प्रॉपर्टी जो है वो शो करना स्टार्ट कर देगा जो फॉरेन डीएनए आया उसके अकॉर्डिंग।
तो बच्चों 2 स्ट्रेन जो लिए थे इन्होंने वो कौन कौन से थे, S3 स्ट्रेन जो कि वायरुलेंट है और R2 स्ट्रेन जो कि नॉन वायरुलेंट है। तो बच्चों ये S3 जो है वायरुलेंट स्ट्रेन जिसको हम बोल रहे हैं ये कैप्सुलेटेड है। कैप्सूल होने की वजह से क्या होगा, ये होस्ट के इम्यून से बचा रहेगा और वायरुलेंट प्रॉपर्टी शो करेगा। ऐसे ही नॉन कैप्सुलेटेड जो है उसके अंदर कैप्सूल नहीं है तो जो होस्ट है उसका इम्यून सिस्टम उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, इसलिए ये बैक्टीरिया जो है वो नॉन वायरुलेंट की कैटेगरी में आते हैं। अब इन्होंने एक्सपेरिमेंट कैसे किया कि जैसे S3 बैक्टीरिया लिया और इस बैक्टीरिया को उन्होंने इंजेक्ट किया हेल्दी माइस में और क्या देखा, माइस डेड हो गई। क्यों? क्योंकि S3 जो है वायरुलेंट है। जब उसको माउस में इंजेक्ट करेंगे तो माउस में क्या करेगा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया डिजीज कॉज करेगा और उसको किल कर देगा। लेकिन यही सेम एक्सपेरिमेंट जब R2 बैक्टीरिया के साथ करते तो माइस जो है वो सर्वाइव कर जाता है, माइस डेड नहीं होता है। क्यों? क्योंकि नॉन वायरुलेंट है। जब उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस S3 स्ट्रेन को हीट किल किया और फिर हीट किल करने के बाद में हेल्दी माइस में इंजेक्ट किया तो अब की बार क्या हुआ, माइस सर्वाइव किया। क्यों? क्योंकि जब इस बैक्टीरिया को किल करके इंजेक्ट किया है तो फिर डिजीज कॉज नहीं करेगा। लेकिन बच्चों ये 4th एक्सपेरिमेंट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। 4th केस में उन्होंने क्या देखा कि जब लिविंग R2 बैक्टीरिया है उसके साथ में हीट किल्ड S3 बैक्टीरिया को मिक्स करके और फिर हेल्दी माइस में इंजेक्ट किया तो माइस की डेथ हो गई। तो बच्चों ये जो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट था ये बहुत ही चौंकाने वाला था और इसके अकॉर्डिंग इन्होंने रिजल्ट कंक्लूजन निकाला कि ज़रूर से ये जो हीट किल्ड बैक्टीरिया का DNA है वो लिविंग के अंदर चला गया होगा और लिविंग में जाने के बाद में क्या किया होगा, इसने R2 बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्म कर दिया S3 के अंदर। यानी R2 बैक्टीरिया जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो कन्वर्ट हो गया S3 टाइप में और उसने क्या किया, इस हेल्दी माइस को किल कर दिया। और बच्चों ग्रिफिथ जो है वो उस टाइम पर ये नहीं बता पाए थे कि एक्चुअल में ये DNA ही है जिसने ट्रांसफॉर्मेशन किया है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिनको ये था कि हो सकता है प्रोटीन की वजह से ये चेंज होता हो। तो इसको फिर फाइनली एवरी मैकलियॉड और मैककार्टी ने एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव किया कि DNA जो होता है वही जेनेटिक मटेरियल होता है जिसकी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठीक है बच्चों, तो इस एक्सपेरिमेंट से ये भी प्रूव हुआ था कि DNA इज़ अ जेनेटिक मटेरियल। और बाद में आपको पता है जेनेटिक्स में आप पढ़ते हैं हर्षे चेज ने और एक्सपेरिमेंट किए थे बैक्टीरियोफेज लेकर के और फाइनली DNA को एज जेनेटिक मटेरियल जो है वो प्रूव कर दिया था। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन जो है बच्चों उसको डिस्कवर किया था किसने, लेडरबर्ग और टैटम ने। इन्होंने ई कोलाई के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने क्या देखा कि ई कोलाई जो है वो 3 टाइप का है। कैसा कि ई कोलाई का एक स्ट्रेन होता है जिसके अंदर न्यूक्लियड तो है ही, ये इसका न्यूक्लियड है और इस न्यूक्लियड के साथ में एक प्लाज्मिड भी होता है। यदि ऐसा कोई बैक्टीरिया है और साथ ही इसमें पिलाई भी प्रेजेंट होगा बच्चों, तो ऐसा कोई बैक्टीरिया है तो उसको नाम दिया F+। ये मेल है बच्चों और इसको मेल माना जाता है F+। ऐसा ही दूसरा बैक्टीरिया जिसके अंदर उन्होंने देखा क्या कि प्लाज्मिड तो न्यूक्लियड तो प्रेजेंट है, प्लाज्मिड नहीं है, तो बच्चों बोला F-। ये एज फीमेल जो है वो काम करता है। और एक तीसरे टाइप का बैक्टीरिया बच्चों जिसके अंदर उन्होंने देखा कि जो न्यूक्लियड होता है उससे प्लाज्मिड जो है वो इंटीग्रेट हो चुका है, यानी प्लाज्मिड जो है वो अटैच हो गया है किससे, न्यूक्लियड से, कुछ इस तरीके से। तो इस कंडीशन में इन्होंने इस टाइप के बैक्टीरिया को नाम क्या दे दिया था कि यह है HFR सुपर मेल और हाई फ्रिक्वेंसी ऑफ कॉन्जुगेशन जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। इस वाली कंडीशन को ही हम क्या बोलते हैं, एपिसोम, जहाँ पर हम न्यूक्लियड और प्लाज्मिड को इंटीग्रेटेड फॉर्म में देख पा रहे हैं बच्चों। यहाँ पर ये है न्यूक्लियोइड और बच्चों ये जो आप देख रहे हैं छोटा सा इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट कर सकता है प्लाज्मिड। न्यूक्लियड क्या होता है, प्लाज्मिड क्या होता है, वो हमने डिटेल में पढ़ा है बच्चों। और ये जो लॉन्ग दिख रहा है आपको, ये है लॉन्ग पिलाई या सेक्स पिलाई। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके की स्ट्रक्चर है। अब कॉन्जुगेशन कैसे होता है, उन्होंने देखा कि यदि मेल और फीमेल ये दोनों आपस में आते हैं, सेक्स पिलाई के थ्रू कांटेक्ट बनाते हैं, तो प्लाज्मिड रेप्लिकेट होकर के दूसरे बैक्टीरिया में चला जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये F- जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, वो कन्वर्ट हो जाता है F+ के अंदर और इसको हम क्या बोल देते हैं, कॉन्जुगेशन।
यदि मेल सुपर मेल और एफ माइनस HFR और एफ माइनस में कॉन्जुगेशन करवाते हैं बच्चों, तो इस केस में एफ माइनस जो उसके पास कुछ जीन जो है वो HFR के जो न्यूक्लियोइड है इसके आ जाते हैं, बट प्लाज्मिड ट्रांसफ़र नहीं होता है, यानी कि जो ऑफस्प्रिंग बनेगी या जो इनमें चेंजेस होंगे वो क्या होंगे कि एफ माइनस जो है वो पार्शियली डिप्लॉयड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इन बातों को एक बार ठीक से समझने की कोशिश करते हैं बच्चों डायग्राम से। तो देखते हैं बच्चों कॉन्जुगेशन बिटवीन F प्लस एंड F माइनस। तो यहाँ पर सपोज़ ये एक बैक्टीरिया है जो मैं बना रहा हूँ, क्या है ये F प्लस बैक्टीरिया में बच्चों यहाँ पर न्यूक्लियोइड होगा और न्यूक्लियोइड के साथ साथ में यहाँ पर एक जीन और भी है, एक वो क्या है प्लाज्मिड। ठीक है बच्चों, ऐसे ही यहाँ पर दूसरा बैक्टीरिया है F माइनस और बच्चों आपको पता है F माइनस जो है उसके पास में प्लाज्मिड एब्सेंट होगा। अब ये दोनों बैक्टीरिया जो हैं वो आसपास में आए और आके फ्यूज़ हो गए। किसकी हेल्प से फ्यूज़ हो जाएंगे बच्चों? सेक्स पिलाई की हेल्प से ये फ्यूज़ हो जाएंगे। इनके बीच में एक ट्यूब बन गया, जिस ट्यूब को हम क्या बोल देते हैं? कॉन्जुगेशन ट्यूब। तो कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू ये दोनों बैक्टीरिया जो है वो फ्यूज़ हो गए। अब बच्चों यहाँ पर क्या होता है, आपको पता है कि प्लाज्मिड जो है वो इंडिपेंडेंटली अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है कि नहीं कर सकता है? तो प्लाज्मिड जो है उसने अपने आप को रेप्लिकेट कर लिया और प्लाज्मिड जो है इस कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू ट्रांसफ़र होगा किसके अंदर? F प्लस बैक्टीरिया से F माइनस बैक्टीरिया के अंदर। तो बच्चों जब ये सेपरेट हुए तो उस टाइम पर क्या होगा? जब ये सेपरेट हुए तब आप देखेंगे कि जो ये दोनों बैक्टीरिया सेपरेट हुए तो अब दोनों ही बैक्टीरिया के पास में क्या प्रेजेंट होगा? प्लाज्मिड प्रेजेंट होगा, F प्लाज्मिड जो है वो प्रेजेंट होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब कॉन्जुगेशन वाली प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि एक बैक्टीरिया से प्लाज्मिड जो है उसका ट्रांसफ़र हो गया किसके अंदर? दूसरे बैक्टीरिया के अंदर, और दोनों ही बैक्टीरिया किस में कन्वर्ट हो गए? मेल में या F प्लस में कन्वर्ट हो गए। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से F प्लस और F माइनस ने क्या किया? F प्लस और F माइनस ने कॉन्जुगेट करके दोनों F प्लस में कन्वर्ट हो गए। तो बच्चों ट्रांसफॉर्मेशन जो प्रोसेस आपने पढ़ा था उसमें क्या देखा था आपने? उसमें देखा कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो मीडियम से DNA पिक करते हैं, लेकिन कॉन्जुगेशन में आप क्या देख रहे हैं कि दो बैक्टीरिया के बीच में फिजिकल कांटेक्ट बनता है और उस फिजिकल कांटेक्ट बनने की वजह से जो प्लाज्मिड होता है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। बच्चों ये तो बात की हमने कॉन्जुगेशन बिटवीन F प्लस एंड F माइनस की। बच्चों क्या होगा यदि कॉन्जुगेशन हो किसके बीच में? HFR और F माइनस के बीच में। तो बच्चों हम उसको देखते हैं डिटेल में। तो बच्चों HFR बैक्टीरिया होते क्या हैं? जैसा कि अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले ही कि HFR बैक्टीरिया क्या होते हैं? जिनके पास जो न्यूक्लियोइड है इस न्यूक्लियोइड से ही अटैच होता है कौन? प्लाज्मिड। यदि प्लाज्मिड न्यूक्लियोइड से अटैच होगा तो इस कंडीशन को हम क्या बोल देते हैं? अब इसको बोल देते हैं हम एपिसोम। यानी HFR जो है वो एपिसोम, HFR में एपिसोम होता है और ये एपिसोम क्या करते हैं बच्चों? ये एपिसोम जो है ये कॉन्जुगेशन की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से यहाँ पर है HFR और दूसरा बैक्टीरिया जिसके साथ में हम इसका कॉन्जुगेशन करवा रहे हैं वो कौन सा बैक्टीरिया बच्चों? वो है F माइनस, यानी इसके अंदर एपिसोम नहीं है। तो इन दोनों बैक्टीरिया की कॉन्जुगेशन की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। ये दोनों बैक्टीरिया जो हैं वो पास में आए और पास में आकर के दोनों फ्यूज़ हो गए। किसकी हेल्प से फ्यूज़ हो गए बच्चों? सेक्स पिलाई की हेल्प से ये आपस में फ्यूज़ हो गए। अब क्या होगा बच्चों? अब यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि न्यूक्लियोइड है और इससे प्लाज्मिड अटैच्ड है। बच्चों यहाँ पर DNA रेप्लिकेशन जब स्टार्ट होगा तो DNA रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है वो पॉइंट से जहाँ पर ये एपिसोम से अटैच है। और DNA रेप्लिकेशन जो होता है बच्चों वो भी किस टाइप का होता है? वो यूनिडायरेक्शनल टाइप का होता है। तो इस तरीके से ये आगे की तरफ DNA स्ट्रैंड बनेगी। अब बच्चों यदि हम सोचते हैं कि ये प्लाज्मिड जो है वो इसमें ट्रांसफ़र होगा कि नहीं होगा, तो मुझे लगता है कि यदि बाई डायरेक्शनल DNA रेप्लिकेशन होता है तो अराउंड 20 मिनट लगता है डिवाइड करने में या रेप्लिकेट होने में। तो यदि यूनिडायरेक्शनल होगा तो 40 मिनट लग जाएगा। अब बहुत देर तक ये HFR और F माइनस इसी कंडीशन में कॉन्जुगेशन ट्यूब से अटैच रह पाएंगे कि नहीं? तो नेचर में ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो क्या होगा? ये जो DNA रेप्लिकेट हो रहा है ये रेप्लिकेट हो के यहाँ पर ट्रांसफ़र
होता जाएगा, यानी जो F माइनस बैक्टीरिया है उसके पास डीएनए का कुछ पीस आ तो रहा है, किससे? HFR वाले बैक्टीरिया से। लेकिन जल्दी ही क्या होगा, जल्दी ही जैसे ही मीडियम में कुछ डिस्टरबेंस आता है वैसे ही क्या होगा, ये डिटैच हो जाएंगे, ये एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। और जब ये बैक्टीरिया एक दूसरे से अलग हुए उस टाइम पे यदि हम इनके अंदर देखते हैं कि आखिर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, तो आप देखेंगे कि HFR जो है वो तो अभी भी HFR वाली कंडीशन में ही है, यानी इसके पास एपिसोम जो है वो प्रेजेंट है, यानी HFR जो है इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, ये अभी भी HFR है। और F माइनस में क्या चेंज हुआ है बच्चों, तो F माइनस जो बैक्टीरिया था इसके पास न्यूक्लियोइड तो है बट कुछ पार्ट डीएनए का HFR वाले बैक्टीरिया से भी आ चुका है, बट वो प्लाज्मिड नहीं है, वो F प्लाज्मिड नहीं है, यानी कि ये तो F माइनस कंडीशन में ही रहेगा और F माइनस कंडीशन में ही रहेगा। बट यहाँ पर आप देखेंगे कि न्यूक्लियोइड जो है वो पार्शियली डिप्लॉयड हो गया है, तो यहाँ पर इसको F माइनस को हम बोल देते हैं कि ये पार्शियली डिप्लॉयड कंडीशन में आ चुका है, या फिर इसको हम मीरोजाइगोट भी बोल देते हैं। तो बच्चों HFR के थ्रू जो कॉन्जुगेशन होता है, HFR और F माइनस का जो कॉन्जुगेशन होता है वो F प्लस और F माइनस के कॉन्जुगेशन से थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पर। और इस प्रोसेस में फॉर्मेशन होता है किसका, HFR और F माइनस ही रहते हैं, ये यानी कोई चेंज नहीं, बट पार्शियली डिप्लॉयड मीरोजाइगोट फॉर्मेशन हो जाता है। तो अल्टीमेटली क्या देखा आपने कि दोनों ही कॉन्जुगेशन में बैक्टीरिया के बीच में फिजिकल कांटेक्ट हुआ, किसके थ्रू, ये स्ट्रक्चर क्या बना रहे हैं हम बार बार, सेक्स पिलाई के थ्रू, और जेनेटिक मटेरियल एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो गया। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद देखते हैं बच्चों ट्रांसडक्शन। बच्चों ट्रांसडक्शन प्रोसेस जो है उसमें क्या होता है, उसके अंदर बैक्टीरिया जो होता है वो अपना डीएनए बैक्टीरियोफेज या वायरस की हेल्प से ट्रांसफ़र करता है। यानी सपोज ये एक बैक्टीरियल सेल है और इसके पास कुछ डीएनए है, तो क्या होता है कि सबसे पहले कोई वायरस जो है उसने अटैक किया इस बैक्टीरिया के ऊपर। सपोज ये कोई वायरस था, ये वायरस आया और इसने इसके ऊपर अटैक कर दिया। वायरस जब अटैक करता है तो अपना जेनेटिक मटेरियल जो है वो इंसर्ट कर देता है बैक्टीरिया में। अब ये जेनेटिक मटेरियल जो है वो जाके अटैच हो जाएगा किसके साथ में, बैक्टीरियल जीनोम के साथ में, यानी यहाँ पर जो बैक्टीरियल न्यूक्लियोइड है उसके साथ में अटैच हो गया कौन, वायरल जीनोम। अब क्या होगा, अब ये जो यहाँ पर फॉरेन डीएनए आया, वायरस का डीएनए आया, हो सकता है या तो ये इसी फॉर्म में नेक्स्ट टू नेक्स्ट बैक्टीरिया में जाता रहे, तो हम क्या बोलेंगे उसको, यदि ये बाइनरी फिजन करता रहता है और बैक्टीरियल सेल बाइनरी फिजन करता रहता है, उसके साथ में ये ट्रांसफ़र होता रहेगा, तो उस टाइप के बैक्टीरिया को या उस टाइप के साइकिल को हम बोलते हैं लाइसोजेनिक साइकिल। लेकिन बच्चों कुछ केसेस में क्या होता है, कुछ केसेस में जो लाइटिक साइकिल है वो चलती है। लाइटिक साइकिल क्या होती है, लाइटिक साइकिल में ये जो बैक्टीरिया होगा इसके अंदर बैक्टीरियोफेज जो है वो अपनी बहुत सारी कॉपी बनाना स्टार्ट कर देगा, यानी इसके डीएनए को ब्रेक करके, और अंदर क्या होता है बहुत सारे वायरस जो हैं उनकी कॉपी बन जाती है यहाँ पर। और ये वायरस की जो कॉपी बनती है, ये वायरस बैक्टीरियोफेज जो हैं वो डीएनए कंटेन रखते हैं कौन सा, जो बैक्टीरिया का वो प्लस खुद का जो वायरल जीनोम था वो। तो इस तरीके से ये क्या कर रहे हैं, अब जब ये रिलीज़ होंगे, जब ये वायरस यहाँ से रिलीज़ होंगे तो ये वायरस ट्रांसफ़र कर देंगे किसको, ये जीन को जो बैक्टीरिया से लेके आए। यानी यहाँ पर जो अब वायरस रिलीज़ हुए बहुत सारे, उसमें क्या कौन सा डीएनए होगा, उसमें खुद का डीएनए तो होगा और साथ में कुछ डीएनए इन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया से ले लिया। और अब ये जब इसको ये बैक्टीरियोफेज जो है वो लिंक कर रहा है किसको, सपोज ये बैक्टीरिया तो डोनर था, और अब जब भी ये एक रेसिपिएंट बैक्टीरिया पर अटैक करेगा तो क्या पहले वाले बैक्टीरिया का जो डीएनए है वो ट्रांसफ़र कर देगा कि नहीं कर देगा, यस बच्चों। और इस तरीके से अटैक करता है और जो डीएनए ये लेके आया था उस डीएनए को ट्रांसफ़र कर देगा। तो रेसिपिएंट बैक्टीरिया जो है उसके पास में फॉरेन डीएनए जो है वो दूसरे बैक्टीरिया का डीएनए जो है वो भी ट्रांसफ़र हो गया। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि बैक्टीरियोफेज की हेल्प से डोनर बैक्टीरिया से रेसिपिएंट बैक्टीरिया में डीएनए का ट्रांसफ़र क्या कहलाता है बच्चों, उसको ही हम बोल देते हैं ट्रांसडक्शन। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपने समझ लिया कि आखिर ट्रांसडक्शन वाली प्रोसेस क्या होती है।
ठीक है बच्चों, तो अब देखते हैं हम इसके रिलेटेड जो हमने पढ़ा उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है कि सिलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया वेरी सिंपल इन स्ट्रक्चर, सही बात है। पेप्टिडोग्लाइकन नेचर ऑफ सेल वॉल, सही बात है बच्चों। हेट्रोट्रॉफ एंड मोस्ट अबंडेंट इन नेचर, ये भी ठीक है बच्चों। सो मोस्ट सिंपल मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, बच्चों हमने पढ़ा था कि यू बैक्टीरिया जो होते हैं वो स्ट्रक्चर में तो सिंपल होते हैं लेकिन मेटाबॉलिकली बहुत ही डाइवर्सिटी शो करते हैं और बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है बच्चों, तो फोर्थ आंसर हो जाएगा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया डिफर्स फ्रॉम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इन द प्रेजेंस ऑफ NAG एंड NAM, ये तो दोनों में होता है बच्चों। एब्सेंस ऑफ डाई अमीनोपाइमिलिक एसिड, यस बच्चों, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं उनके अंदर डाई अमीनोपाइमिलिक एसिड जो है वो एब्सेंट होता है, बिल्कुल सही बात है। प्रेजेंस ऑफ एलानिन एंड डी ग्लूटामिक एसिड, ये दोनों में प्रेजेंट होते हैं बच्चों, सेकेंड आंसर हो जाएगा। बैक्टीरियल सेल एनवेलप इज, बच्चों सेल एनवेलप जो है वो सेल कवरिंग होती है जो किससे बनती है, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तीनों से। न्यूक्लियर कैसा होता है बच्चों, स्टोनलेस होता है, लीनियर नहीं होता, सर्कुलर होता है, सर्कुलर विद स्टोन, ये भी गलत है बच्चों। सर्कुलर DNA पैकेज विद पॉलीएमाइंस, यस पॉलीएमाइंस होता है बच्चों, DNA विद फ्री एंड स्ट्रॉन्ग, सर्कुलर होता है। तो बच्चों मुझे लगता है कि यू बैक्टीरिया जो है उसके स्ट्रक्चर और बायोलॉजिकल प्रोसेस है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप पढ़ते रहिए, बाय बाय।